So, hello students. So, welcome to another session of risk management, जो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर पार्ट 1 का क्रूशियल चैप्टर है। और इसमें अभी तक सो फार हमने डिस्कस करा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक जो हमने डिस्कस करा है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है लेक्चर 1 में। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी उसका पढ़ा, और उसमें उसके बाद हमने डिस्कस करा था रिस्क मैप लेक्चर नंबर 2 में, रिस्क मॉडलिंग, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद अनदर लेक्चर ऑफ टुडे, सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि रिस्क मैप क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैप? याद है किसी को? रिस्क मैप क्या है बताइए। टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। रिस्क मैप क्या है और रिस्क मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग मैंने प्रॉपर समझाया था, इक्वल टू डाल के दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है मॉडलिंग, रिस्क मॉडलिंग। याद आया? जब हम रिस्क असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन करते हैं रिस्क वाले प्रोसेस में, तो वो क्या होता है? रिस्क मॉडलिंग। आई होप यू रिमेम्बर। और रिस्क मैप क्या था फिर? लाइकलीहुड और इम्पैक्ट का जो मैट्रिक्स था वही तो रिस्क मैप था। जो ये मैट्रिक्स नहीं करा था, इधर क्या करा था हमने? लाइकलीहुड, होने की संभावना, और इधर जो हमने उसका इम्पैक्ट स्टडी किया था, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, है ना? तो ये जो मैट्रिक्स स्टडी किया था यही तो क्या है? इट इज रेफर टू एज रिस्क मैप। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू परस्पेक्टिव से, इसीलिए क्लियर करिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगेन इसमें से एक दो एमसीक्यू हमारे कल वाले जो हमने लेक्चर्स कवर किया था उसके अंदर इवन आए भी थे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, कंपनी के जो टॉप मोस्ट पर्सन है जिनके पास पूरी गवर्नेंस होती है, कंपनी की गवर्नेंस किसके पास होती है? कौन पूरी कंपनी को गवर्न करता है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में? उनका क्या रोल है? ओवरसाइट फंक्शन, अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव। उनको बस यही देखना है कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है वो अच्छे से पहले इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और जितना होना चाहिए था रिस्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए वो प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं उतना। ठीक है? यानी कि आपके लिए दो टर्मिनोलॉजीज इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। ओवरसाइट यानी कि मॉनिटरिंग उन्हें करनी है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में। क्या मुझे बताइए, बिना मॉनिटरिंग के कोई भी प्रोसेस सही ढंग से चल सकता है? यस और नो? नहीं, है ना? सो एक तो उसकी मॉनिटरिंग हो गई जो कि हम ओवरसाइट बोल रहे हैं, और दूसरा कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस लगाए हैं वो लगा दिए गए हैं। प्लेस का मतलब लगा दिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेड। आर इन प्लेस का मतलब वो इम्प्लीमेंटेड है। एडुकेट मतलब जितनी तादाद में चाहिए थे उतना हो गया है। और जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस किया है वो इफेक्टिव है कि नहीं। ये तीनों चीजें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ओवरसाइट फंक्शन एंड जो कि मॉनिटरिंग कहलाता है, ये छोटी छोटी टर्म्स ना एमसीक्यू में आएंगी। और प्रोसेसेस जितने भी हैं रिस्क मैनेजमेंट के, वो अप टू द मार्क है कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के डायरेक्टर्स की होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको एमसीक्यू बना के देंगे, उसमें देंगे कि ओके, कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की है? तो आप क्या टिक करने वाले हो? मैनेजमेंट की है। ऑडिटर तो सिर्फ उसको वैल्यूएट करके बताता है कि कोई और अच्छा प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अच्छा कोई मेथड हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसको? रिस्क को मैनेज करने का। ठीक है? इतना क्लियर है कि किसकी एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है। नाउ सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाएगा? अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं करें, सीनियर मोस्ट पर्सन जैसे कि टॉप मोस्ट मैनेजर्स हैं, सीईओज है, सीएफओ, जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी संभाल रहे हैं, उनका क्या रोल है इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? वो क्या करते हैं? रिस्क का जो मैनेज करने का जो प्रोसेस है उसमें उनका क्या रोल है बताइए। एक ही रोल है,
सही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जितने भी प्रोसेसेस उन्होंने लगाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। वन सेकेंड। चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हमने। यहाँ पर है आपकी कंपनी गुप्ता आईएनसी। देखो, जो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई कंपनी बनती है तो लास्ट में, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड होता है, वैसे यूएस में लास्ट में क्या लिखते हैं, आईएनसी, है ना, इनकॉर्पोरेटेड। सो गुप्ता इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है ना। गॉम्स कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा साउंड होगा, गॉम्स। ठीक है। अब ये जो गॉम्स है, इन्होंने ये पाया कि इनका जो भी वेयर हाउस है ना, स्टॉक, इनके स्टॉक के अंदर आए दिन जो है शॉर्टेज हो जाती है। अब अगर शॉर्टेज होती है, उसके लिए उन्होंने क्या करा, सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन कर दिया रिस्क को मैनेज करने के लिए। सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन मतलब स्टॉक को काउंट कोई और करेगा, सेपरेट पर्सन होगा, जिसके पास कस्टडी रहेगी वो सेपरेट पर्सन होगा। और इसके अलावा टाइम टू टाइम एट रैंडम एक सेपरेट पर्सन उसको चेक भी करेगा, फिजिकली काउंट करेगा। अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी गई। तो इससे होगा क्या, अब अगर आपने ये एक सपोज सेपरेट पर्सन अपॉइंट किया है, डोंट यू थिंक सो इसकी कॉस्टिंग लगेगी? यस और नो। अगर आपने ये पर्सन अलग से हायर किया है, इसकी अलग से कॉस्टिंग तो लगेगी, राइट? तो हम वापस इस पॉइंट पे आते हैं। यही तो एक सीनियर मैनेजमेंट का काम है कि ये जो आपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, स्टॉक में लीकेज ना हो, ये जो सारे प्रोसेस लगाए हैं, ये सही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता लगे। ये वाला पर्सन जो है एक दिन एब्सेंट हो गया, तो वही कस्टडी वाला ही सेम सबके फंक्शन परफॉर्म करने लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर वो नहीं आता तो उसके बिहाफ पे कौन वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, टू एंश्योर कि अलग अलग पर्सन अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक वन एग्जाम्पल है ये जस्ट। तो सीनियर मोस्ट पर्सन, सीईओ सीएफओ, इसका क्या फंक्शन है? यही फंक्शन होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस लगाए गए हैं वो सही ढंग से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सही ढंग से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इतना क्लियर है? एज आई कैन सी चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई हैं। हाँ जी, प्रदीप परमार। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही, कि जो भी आप कॉस्ट लगाते हो तो बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये हम जब हमने इसका फ्रॉड के विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर करा था, तब हमने ये चीज कवर करी थी। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, जो स्टूडेंट्स नए हैं, आप जितने की भी, सपोज आपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगाई, सेपरेट पर्सन ने अपॉइंट किया, आपकी उसमें इंडियन रुपीज में ले लेते हैं, सपोज इट्स एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट इनकर हो रही है 50,000, सेपरेट पर्सन ने अपॉइंट किया है। लेकिन अगर जो स्टॉक में शॉर्टेज वगैरह हो रही थी, बेनिफिट, पता लगे बेनिफिट तो सिर्फ कितने का है, 30,000, 35,000 का, तो क्या कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से ज्यादा है, बताइए? तो क्या हमें इस तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, यस और नो? क्या हमें ये एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि 15,000 ज्यादा लगा के भी, 15,000 ज्यादा लगा लगा रहे हैं हम, है ना, लेकिन जो स्टॉक में शॉर्टेज है फिर भी जो है 35,000 की, यहाँ पर कॉस्टिंग 15,000 हमारी ज्यादा लग रही है। तो ऐसा क्या फायदा, पहले तो 35,000 का नुकसान हो रहा था, अब उसको करके कुछ एडिशनल बेनिफिट तो हो नहीं रहा, 15,000 और लग रहे हैं। क्या इसकी कोई सेंस है? नहीं। तो हमेशा जब भी आप कोई रिस्क को मैनेज करने के लिए, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप रिस्क को मैनेज करेंगे उसके लिए आप कंट्रोल्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सेपरेट पर्सन अपॉइंट किया या कोई आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, जो भी आपने किसी भी तरह का जो कंट्रोल लगाया, इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसकी कॉस्टिंग जो है शुड नॉट एक्सीड इट्स बेनिफिट, इट शुड नॉट एक्सीड इट्स बेनिफिट। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई है? इफ यस गिव द कॉन्फर्मेशन।
सो दैट हम आगे का अपना जो डिस्कशन है वो जारी रखें। करण मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, क्लास कट हो गई थी जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। बेटा हम इसमें यही कह रहे हैं कि जब भी हम इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं ना रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ कॉस्ट पड़ती है हमें। क्या पड़ती है? कॉस्ट। तो वो कॉस्ट का अमाउंट जो है कम होना चाहिए बेनिफिट से। जैसे सपोज एक ध्यान से सुनिएगा, 2% इन्वेंट्री जो है उसमें आपकी हमेशा लॉस हो जाता था। आपने सोचा एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट कर देंगे जो ये देख रेख करे, और कोई भी जो है चोरी वगैरह ना हो, स्टॉक की स्टीलिंग जो है अवॉइड किए जा सके। तो यहाँ पर आपका 10,000 का नुकसान होता था। लेकिन पता लगा उसके लिए जो पर्सन अपॉइंट किया 25,000 उसकी सैलरी है। तो अब क्या बताओ, ऐसा पर्सन अपॉइंट करना चाहिए जिसका सिर्फ फंक्शन ही यही है कि इन्वेंट्री की चोरी ना हो? पहले तो इन्वेंट्री का 10,000 का नुकसान होता था, उसके चक्कर में 25,000 का पर्सन अपॉइंट कर दिया। तो क्या कॉस्ट एक्सीड कर गई बेनिफिट से? तो क्या हमें ऐसा कंट्रोल लगाना चाहिए? कम ऑन टेल मी, ऐसा कंट्रोल लगाना चाहिए करण? नहीं। तो ये भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस अपना जो मेन ऑनगोइंग डिस्कशन है उस पे चलते हैं। चलिए, अब यहां पर हमारा एक अनदर की एस्पेक्ट स्टार्ट होता है, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, है ना? क्या मतलब है इससे? कि एज एन इंटरनल ऑडिटर रिस्क को मैनेज करने के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आपका क्या क्रूशियल रोल है। सो एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका मेन रोल होता है रिस्क को एग्जामिन करने के लिए, कि जो भी आपने कंट्रोल्स वगैरह लगाए हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको आपने एग्जामिन करा, और एग्जामिन करके ये देखा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवैल्यूएट करा। ऑब्वियसली पहले तो आप देखोगे ना, ओके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंटर कर जाता है ना? कोई भी अनऑथराइज पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमाइसिस के अंदर एंटर कर जाता है। इसके लिए आपने जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह लगा दिए, पूरा रिकॉर्ड वगैरह वो सारे चीजें लगा दी, इसकी कॉस्टिंग पड़ी आपको। ठीक है, अब एज एन इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर जो जब ये देख रहा है, ये किसने किया था सारा चीजें? मैनेजमेंट ने किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की थी। अब इंटरनल ऑडिटर कह रहा है कि मैं ये एग्जामिन कर लेता हूँ, ओके अनऑथराइज पर्सन जो है वो बिल्डिंग के अंदर ना आए उस कंपनी के। तो उसने पहले एग्जामिन किया, इवैल्यूएट किया, और उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट बनाएगा ना। जब भी वो इंटरनल ऑडिटर अपनी कोई रिपोर्ट तैयार करेगा तो सबसे पहले एग्जामिन करेगा कंट्रोल्स को जो रिस्क को मैनेज करने के लिए लगाए गए हैं, और एग्जामिन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा इवैल्यूएट करके कि क्या रिपोर्ट बनानी है। और रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंगली वो बताएगा कि क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर उसको लगेगा कुछ और अच्छे कंट्रोल्स लग सकते हैं बिना किसी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट के, तो वो इम्प्रूवमेंट्स भी क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। ये रोल होता है एज एन इंटरनल ऑडिटर टू मैनेज द रिस्क। अब पता लगा कि एक इंटरनल ऑडिटर का रोल क्या होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। रोल उसका यही है, एग्जामिन करे, इवैल्यूएट करे, और इवैल्यूएट करने के बाद रिपोर्ट करे। ठीक है, एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स। क्या उसकी एक्टिविटी यहीं तक कन्फाइन हो जाती है? नहीं, एक एडिशनल एस्पेक्ट भी है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पर एक्स्ट्रा फोकस रखना। बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, it also has a consulting role in identifying, evaluate and implementing the risk management methods and controls। कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, उससे कोई और बेटर कंट्रोल्स है कि नहीं, कोई और बेटर मेथड है कि नहीं, और अगर है तो वो आगे उसके विद रिस्पेक्ट टू जब वो सजेशन और इम्प्रूवमेंट सब दे रहे हैं ना, इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशन दे रहे हैं, तो एज ए कंसल्टेंट भी वो अपना रोल प्ले करता है। मतलब कंसल्टेंसी भी इस चीज की देता है वो एज एन इंटरनल ऑडिटर, कि हमें फ्यूचर में किस तरह के कंट्रोल्स लगाने चाहिए, फ्यूचर में किस तरह के मेथड्स अप्लाई करने चाहिए ताकि रिस्क और अच्छे से मैनेज हो, रिस्क मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से हो। क्लियर हो गया कि एक इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो लेट्स रिवाइज। एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका रोल होता है एग्जामिन करना। जब आपने क्या एग्जामिन करना, कि रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो अप टू द मार्क है कि नहीं।
यही चेक कर रहे हो ना आप रिस्क को मैनेज करने के लिए। ओके, आपने एग्जामिन कर लिया, और एग्जामिन करने के बाद आपने इवेलुएट करा सारी चीजें, जो फैक्ट्स आपके सामने थे उसके बाद आपने प्रॉपर इवेलुएट करा, और फिर आपने फाइनल रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में आपने फिर फाइनली ये चीज बताई कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं। इम्प्रूवमेंट्स किस में? इम्प्रूवमेंट्स दो चीजों में, या तो कंट्रोल्स में या तो मेथड्स में, रिस्क को ताकि और अच्छे से फ्यूचर में रिस्क और अच्छे से मैनेज हो, उसके लिए अगर आपके पास कोई एडिशनल टेक्निक्स हैं तो वो भी आप सजेस्ट करें एज एन इंटरनल ऑडिटर, है ना। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, चलिए। अब ऑर्गेनाइजेशन का ना, अब ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे हम ले लेते हैं रेमिन रेमिनी आईएनसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सॉफ्टवेयर कंपनी। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है इसका डेटा। चाहे वो अगर कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो आगे अपने सिस्टम पे मेल सेंड कर रहा है, ईमेल सेंड कर रहा है, या फिर कोई दूसरा एम्प्लॉय है, उसका सिर्फ जो है क्लेरिकल वर्क है ना, उसको जो है सिस्टम के ऊपर अगर कोई दूसरा पर्सन वॉशरूम गया है, या वैसे अगर सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी है, वो सिस्टम के ऊपर कोई भी उसके पास क्या नहीं मिलना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना जाए डेटा का। तो इसके लिए कंट्रोल्स लगा दिए ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या कंट्रोल लगाए? कि ईमेल जाने से पहले उन्होंने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जो उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करके वो उसको अप्रूवल देगा, तब आगे ईमेल सेंड होगी, यानी कि रिव्यूअल पर्सन रख दिया। तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल है? यस और नो? इज इट एन इंटरनल कंट्रोल? यस और नो? यस, ये बिल्कुल एक इंटरनल कंट्रोल है। नाउ द पॉइंट इज, जब इंटरनल ऑडिटर इसको एग्जामिन कर रहा है तो वो ये इवेलुएट करेगा ना कि ये जो पर्सन अपॉइंटेड है मैनेजमेंट के द्वारा, वो उतना उसमें स्किल और कैपेबिलिटी है कि नहीं सारी चीजें करने की। फाइन। लाइकवाइज जो उन्होंने यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम रख दिया कि लॉक हो जाएगा सिस्टम, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना रहे, यूजर आईडी और पासवर्ड रख दिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख दिया कि पहले पासवर्ड डालो फिर एक और पासवर्ड डालो, डबल सिस्टम डबल कवरेज रख दी सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे भी इंटरनल ऑडिटर क्या फिर इवेलुएट कर सकता है कि जो उन्होंने इसके लिए सिस्टम अपॉइंट किया है ना, लॉकिंग सिस्टम अपॉइंट किया है, तो उसमें कोई बग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट्स के बाद वो लॉक होता है, तो वो 5 मिनट्स के दौरान तब भी तो एक डेटा लीक हो सकता है ना, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। तो यही सारी चीजें क्या करने वाला है, कौन करने वाला है? इंटरनल ऑडिटर। अब क्लियर हुआ? यही सारी चीजें तो एनालाइज करके वो अपनी रिपोर्ट बनाने वाला है ना। अब प्रैक्टिकली चीजें माइंड में बैठी हैं जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड 2120, जो इस बारे में बात करता है कि इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क को मैनेज करने के लिए। इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क को ताकि वो अच्छे से मैनेज करे। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू परस्पेक्टिव, एक ऑडिटर स्टैंडर्ड 2120 जो आईए का स्टैंडर्ड की लिस्ट इशू करी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है, उन्होंने जो स्टैंडर्ड इशू किया है 2120, वो ये बोलते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस इफेक्टिव है कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है चीज? जजमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? जजमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। एक इंटरनल ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली वो एनालाइज करके बताता है कि सारे कंट्रोल्स मेथड्स अप टू द मार्क है कि नहीं, उसकी जजमेंट भी, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, लेकिन वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है? जजमेंट। अगेन कंटिन्यू रखते हैं। जब वो अपनी जजमेंट लगाता है, तो जजमेंट लगाते वक्त व्हेन वाइल अप्लाइंग जजमेंट, अपनी जजमेंट जब वो लगा रहा है इंटरनल ऑडिटर, तो कौन कौन सी चीजें क्रूशियल हैं
उनको भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सपोर्ट एंड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। हमने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, तो ऑब्वियसली उसका कुछ मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए चाहिए। उसका होता है कि सपोज ऑटोमोबाइल में आपकी कोई कंपनी बनी है, मेरे को भी टॉप मोस्ट जाना है इस फील्ड में, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या करेगी? मिशन बनाएगी, अपना विजन मिशन बनाएगी। तो वो ये कहते हैं, अपनी जजमेंट को अप्लाई करते वक्त एक ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उसके मिशन के साथ इंटीग्रेटेड और अलाइंड है कि नहीं। इंटीग्रेटेड और अलाइंड है कि नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, सपोज उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पहुंचना मार्केट में, तो उसके लिए जो मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, विजन बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ मैच होती है कि नहीं होती है। अपनी जजमेंट को अप्लाई करते वक्त एक ऑडिटर को ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्दर, ये तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, क्या चीज? सिग्निफिकेंट रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड, है ना। अब जब उसने ये इवेलुएट कर लिया, ओके ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, यहां वो पहुंचना चाहती है, इसके लिए ये इसने मिशन डिफाइन किया है, तो इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आपको उन्हीं रिस्क की प्री स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स को अप्लाई करना है, दोनों ही मेथड्स को, है ना। एंड अकॉर्डिंगली उसकी प्रायोरिटाइजेशन, रैंकिंग वगैरह करनी है। एट द सेम टाइम, appropriate risk responses are selected that align risk with the organization risk appetite। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू परस्पेक्टिव से भी। क्या मतलब है? एक ऑर्गेनाइजेशन जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, तो उसके हिसाब से आपको रिस्क का रिस्पॉन्स आगे लेना चाहिए, है ना। जैसे हमने क्या बोला कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है, ये आइडेंटिफाई कर लिया ऑडिटर ने, ये ऑडिटर कर रहा है सारी चीजें, ठीक है। रिस्क तो इन्वॉल्व है, ये चीज का वो एनालिसिस कर चुका है ऑडिटर। तो वो आगे क्या करता है, वो ये देखते हैं कि ये जो रिस्क इन्वॉल्व है, कितना क्वांटम है इसका रिस्क का, है ना। रिस्क को वो मेजर करता है, और मेजर करके उसको जो आगे रिस्पॉन्स देने हैं कि रिस्क को हम किस तरह से मैनेज करें, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल्स लगाए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन टॉलरेंस लेवल, जिसको कि हम रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, उसके हिसाब से ही जो रिस्क है उसका रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। ये हमारा मेन है। रिस्क का रिस्पॉन्स एक ऑर्गेनाइजेशन जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए। जैसे कि ये कमी पाई गई, ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही आप सिंगल सेलर के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको लगता है कि अगर ये हट गया तो सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऑन द स्पॉट हम किसी और से स्टॉक ले लें, क्या वो कुछ बैकअप प्लान है कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन अगर 10 दिन के लिए काम रुक भी जाता है, तो क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन रही ये रिस्क हैंडल कर सकती है? इसी को बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। अब क्लियर हो गया एग्जांपल से? व्हाट डू मीन बाय रिस्क एपेटाइट? कितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइम के लिए, कितनी मेजरमेंट में, यही चीज है। और बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी आपको रिस्क का, बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर आपको जो रिस्क का रिस्पॉन्स देना है बीइंग एन ऑडिटर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, फाइन। चलिए देन वापस आते हैं। रेलेवेंट रिस्क इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एंड कम्युनिकेटेड इन अ टाइमली मैनर। ये तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इजंट इट? जब भी आप रिस्क को मैनेज करने की बात कर रहे हो तो वो टाइमली कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक बार अगर रिस्क हो गया तो उसके बाद तो डिस्ट्रप्शन हो गया, पहले आपने एनालाइज किया नहीं,
सपोज सेलर जो है, सिंगल सेलर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिसाइड करो कि अब रिस्क कैसे मैनेज करें। नहीं, पहले से आपने प्रोएक्टिव रहना है, टाइमली चीजें करनी है। जहां पे भी लगता है स्टाफ मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मॉनिटरिंग फंक्शन है, स्टाफ और मैनेजमेंट का जो फंक्शनिंग रोल है रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका ये चेक बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इंटरप्रेट तो कर लिया स्टैंडर्ड, क्योंकि जो स्टैंडर्ड 2120 आईए के द्वारा दिया गया है उसमें हमने इंटरनल ऑडिटर, एज एन इंटरनल ऑडिटर आपकी क्या ड्यूटी बनती है समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको ये था इंटरप्रेटेट करते वक्त, समझते वक्त। अब क्या टर्मिनोलॉजी है, इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या चीजें ध्यान में देनी है। पहले क्या पढ़ा था, इंटरप्रेट करते वक्त रिस्क रिस्पॉन्स रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, यस और नो। इंटरप्रेट करते वक्त अब टर्मिनोलॉजी क्या है, अब टर्मिनोलॉजी है इंप्लीमेंटेशन करते वक्त। सो एज एन इंटरनल ऑडिटर आप देखोगे कि कौन कौन से रिस्क एक्सपोजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो गवर्नेंस वाले हों, ऑपरेशंस हों, या सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में कमी पाई गई है, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, उसके लिए सारे स्टेप्स लिए गए हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्या उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योर है, उसकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं बाहर जा रही, सपोज उसके पहले ही कॉम्पिटिटर्स को सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ये भी तो एक तरह का रिस्क ही है ना, यस और नो। इंफॉर्मेशन लीकेज का रिस्क है ना। तो जब भी आप एज एन इंटरनल ऑडिटर रिस्क को मैनेज करने के आगे फ्यूचर में जब आप सजेशंस देते हो कि आप आगे से ऐसे रिस्क मैनेज करना, ऐसे इंप्लीमेंट करना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, उसकी कितना जो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंश्योर करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट सारे प्रोटेक्टेड रहे। वो ऑर्गेनाइजेशन सारे लॉज और रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं थर्ड पार्टीज को, वो सारी फुलफिल करें। अब आप बोलोगे मैम लॉज और रेगुलेशंस कहाँ से आ गए, ये समझा दो, अभी तक तो हम ऑर्गेनाइजेशन के उसकी बात कर रहे थे मैम, रिस्क की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे लॉज और रेगुलेशंस का क्या लेना देना। चलो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स का भी समझ में आया कि कमिटमेंट करनी है, नहीं तो फिर लॉस वगैरह हो जाएगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी वही रोल है, वही चीज है। अगर आप, एक फैक्ट्री है आपकी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री इतना ज्यादा धुआं छोड़ रही है ना, एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने लगा दिया कोई ऐसी फैक्ट्री अगर सेटअप होती है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, हैवी फाइन, हो सकता है आपकी फैक्ट्री भी बंद करवा दे। ये भी तो एक तरह का क्या है, रिस्क ही है ना। तो एज एन इंटरनल ऑडिटर आपको क्या ये भी सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सो द आंसर इज यस। क्लियर हुआ। जी। देन इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड की अगर फिर से बात की जाए 212A2, तो वो ये कहते हैं फ्रॉड, पहले तो हमने इम्प्लीमेंटेशन का नंबर 1 करा था ये वाला पॉइंट, जिसमें हमने उसकी रिलायबिलिटी, एसिड्स की प्रोटेक्शन, कंप्लायंस वगैरह की बातें करी। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड जो 2 है, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड 2122 का पार्ट 2 है, वो क्या कहता है कि एज एन इंटरनल ऑडिटर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये देखें कि जो फ्रॉड है ना, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन उस रिस्क, फ्रॉड वाले रिस्क को किस तरह से मैनेज करेगी। तो यानी कि ये हमारे किसके साथ डील करता है, फ्रॉड रिस्क के साथ डील करता है। A2 स्टैंडर्ड 2120A2 फ्रॉड रिस्क के साथ डील करता है कि उसके होने की अकरेंस कितनी है, और अगर वो हो गया तो वो किस तरह से मैनेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट के लेक्चर में हमने 2122 जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसको बहुत डिटेल में करना है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। चलिए, चलिए अब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट,
कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसी के आगे करेंगे। क्वेश्चंस ओपन नहीं हो रहे? अच्छा, फ्रॉड के करे हैं करण आपने? कौन कह रहा है क्वेश्चंस ओपन नहीं हो रहे? करण, आपके क्वेश्चंस ओपन नहीं हो रहे फ्रॉड के? मैं एक बार आपको गाइड कर दूंगी, सिंपल सा प्रोसेस है। कल आप मॉर्निंग में मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। आई गाइड यू फॉर 5 मिनट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, और एक सेकेंड, मेरे को ना यहाँ पर जो नंबर लेना है क्वेश्चंस का, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा आ गया। ठीक है, चलो सबमिट। Let the screen be loaded. ओके, सो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। 36 पे क्लिक करते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, क्रेडिट वाला। सो यहाँ पर हम 40 ऑनवर्ड स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए। Which of the following are roles that the internal audit activity should not undertake since they would threaten its independence and objectivity? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जो पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में एज एन इंटरनल ऑडिटर आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो वायलेट हो जाए और आप अच्छे से एज एन ऑडिटर काम ना कर पाए। बताइए। आंसर्स आने लगे हैं, कम ऑन फास्ट बताइए। आई कैन सी दी ऑप्शंस। ताजीन का कहना है डी, करण का कहना है डी, इम्पोजिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। बी है मेकिंग डिसीजंस ऑन रिस्क रिस्पॉन्सेज। सी है इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिस्पॉन्सेज ऑन मैनेजमेंट्स बिहाफ। बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सोच समझ के आंसर देना है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर आप कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में बात की जाए तो। ये सारी चीजें अगर आप करते हो, बिकॉज इम्पोज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजंस लेना नहीं है ना। सो आपका तो सिर्फ इवेलुएट, एग्जामिन और इवेलुएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 41। रिस्क मैनेजमेंट एट एनी लेवल कंसिस्ट ऑफ, किसी भी लेवल पे, टॉप मोस्ट, मीडियम या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी रिस्क मैनेज जब आप करते हो तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इवेंट्स दैट में अफेक्ट द एंटिटी, जिनसे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और कितना वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क बर्दाश्त कर सकती है, टू बी विद इन द एंटिटीज रिस्क एपेटाइट। तो करेक्ट आंसर क्या है? बहुत इजी है, मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी के अंदर आंसर है। 1 and 2 बोथ राइट, इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट 42। The level of assurance that risk management can provide regarding the achievement of entities objectives is, देखो, रिस्क को जो मैनेज करने का अश्योरेंस का जो लेवल है ना, क्या कभी वो एब्सोल्यूट हो सकता है? बताइए। एब्सोल्यूट तो मतलब 100%।
क्या 100% कभी हो सकता है? क्या आप इस चीज के बारे में कह सकते हो कि रिस्क 100% मैनेज हो गया? नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, एक सही क्वांटम में। सो द आंसर इज रीजनेबल, है ना, कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो इसके लिए जो रिस्क है वो अच्छे से रीजनेबल मैनर में मैनेज होना चाहिए। इजी था ये। नेक्स्ट। Senior management performed the following steps during its recent deliberations over risk management. रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैनेज करने के लिए सीनियर मोस्ट जो पर्सन है मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। दे हैव आइडेंटिफाइड ऑल द रिस्क जो कंपनी के मिशन को अचीव करने में रुकावट बन सकते हैं। उसके लिए उन्होंने नए नए प्रोसीजर्स डिफाइन कर लिए हैं ताकि रिस्क जो है वो मैनेज हो जाए। With the surplus equipment, one of the areas in which the risk of adverse impact was both material and likely. Likely मतलब होने की संभावना ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट काफी मटेरियल काफी मेजर हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने न्यू प्रोसीजर्स लगा दिए हैं एक नए इक्विपमेंट के साथ। Then ensured that the director of surplus management understood and enacted the new procedures, reviewed regular reports from the internal audit about the effectiveness of the new procedures for surplus equipment। बट उन्होंने बोला, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं, द मोस्ट सीरियस डेफिशिएंसी विद द प्रोसेस, इस प्रोसेस में अभी भी क्या कमी है, बताइए क्या कमी है इसमें अभी भी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द सीनियर मैनेजमेंट डिड नॉट कंसल्ट विद द डायरेक्टर ऑफ इक्विपमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करना होता है, यहाँ पे पूरा पूरा आपको एक वो कहते हैं ना झांसे में लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह डायरेक्टर्स ऑफ इक्विपमेंट डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इससे तो कंसल्टेंसी लेनी नहीं है, तो ये तो हो गया बाहर। देन ये तो कमी है नहीं। सीनियर मैनेजमेंट डिड नॉट प्रायोरिटाइज द आइडेंटिफाइड रिस्क। हमने कहा था ना कि रिस्क की रैंकिंग करके प्रायोरिटाइज करें, क्या इन्होंने ये चीज करी है? हमें तो नहीं दिखा इस केस स्टडी में। तो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी ही क्या है, यही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों ने ये भी बोला है, सी और डी ऑप्शन जिन्होंने बोला है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्यों कमी नहीं है। इंटरनल ऑडिट वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस टू लेट। इंटरनल ऑडिटर तो बेटा अगर देखा जाए वो तो सिर्फ इवेलुएट री एग्जामिन ही करता है ना बाद में, और इस केस स्टडी में उसका अर्ली या फिर लेट इन्वॉल्वमेंट उसे कोई मेंशन भी नहीं है, तो ये तो वैसे ऑप्शन से बाहर हो जाता है। दूसरा, लास्ट ऑप्शन, द बोर्ड डिड नॉट क्रिएट द पोजीशन ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर। क्या हमने अभी तक जितना स्टडी किया है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, हमने बोला है कि चीफ रिस्क ऑफिसर अलग से अपॉइंट होना चाहिए, उसकी पोजीशन डिफाइन होना चाहिए जो रिस्क को मैनेज करेगा? क्या ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो, ये कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो सबसे बिगेस्ट कमी क्या है जो हमने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में कही थी, कि आपको प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी, रैंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने रिसोर्सेज जो भी आप लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कंट्रोल रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नीचे दिए गए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो रिस्क है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है? सोच समझ के आंसर देना, वैसे है इजी। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, सबके आंसर सही हैं ऑलमोस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये अगर होगा तो रिस्क मैनेज हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। मतलब सेपरेट पर्सन फॉर सेपरेट जॉब, ताकि कोई भी क्योस ना हो, एक पर्सन अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश ना करे। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द बोर्ड रोल इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? तो सबसे पहले ताजिन का तो आंसर सबसे पहले ही आ गया, स्टार्टिंग में किया था। तो याद है अभी, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं, बाकी भी आंसर्स दें। क्या है बोर्ड का रोल? ओवरसीज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टार्टिंग में ही करा था आज के लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ,
बहुत इजी है रिस्क मैप की जो हमने बात करी है। रिस्क, इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड होगा या क्या होगा, बताइए। रिस्क मैट्रिक्स की जो बात भी कर ली हमने, यही दोनों चीजें देखते हैं और क्या देखते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और होने की संभावना कितनी है। नेक्स्ट। द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो इनमें से कौन सी है। चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, इंटरनल ऑडिटर की बात करें, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इंटरनल ऑडिटर टीम का हेड होता है। एज एन इंटरनल ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये भी हम स्टार्टिंग में करा था हमने, जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया था। इवेलुएट, एग्जामिन, कुछ याद आ रहा है। लेकिन उसके साथ एक चीज का ध्यान में रखना, एक चीज आपको सही से उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए भी दी है। किन किन को लगता है डी है और किन किन को लगता है सी है, बताइए। जिन सबको सी लग रहा है ना, वो मुझे पहले इसका इसका आंसर तो डी होगा। मैं पहले आपको बता दूं क्यों होगा, उसका रीजन भी बता रही हूँ बेटा। यहां पर इम्प्लीमेंटिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया, देख रहे हो ये। क्या इम्प्लीमेंट करना, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट थे तो आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन क्या रिस्क को मैनेज करने का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इंटरनल ऑडिटर का काम है, बताइए। हो गए ना, ट्रैप में आ गए ना आप उनकी, एग्जामिनर की, जो वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर ये वर्ड ना होता फिर आपका ठीक था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये तो उसका काम नहीं है ना। तो उसका काम क्या है, उसकी हमने कंसल्टेंसी वाली भी बात करी थी ना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, मॉनिटर करना, उसके साथ जो बोर्ड का ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके साथ इंटरेक्शन करना, फॉर्मल डिस्कशन करना, कंसल्टिंग वाला जो पॉइंट किया था। दैट्स वाई ये उसका रोल होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाले क्वेश्चन का आंसर सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ कि क्यों सी नहीं है और क्यों डी है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंट्रोल फ्रेमवर्क के ऊपर है थोड़ा, सो फॉर नेक्स्ट देख लेते हैं, वो अभी मैंने करवाना है कल के लेक्चर में। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। इजीएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, इजीएस्ट। ये तो सबका भाई सही आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस इंक्लूड्स रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन नहीं है कि आप एक्साइटेड होके। आई होप कि अब मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अब ताजीन वो ट्रैप में आ चुकी हैं, रिस्क असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन वाले। रिस्क असेसमेंट या प्रायोरिटाइजेशन की बात नहीं की गई है बेटा, यहाँ पर रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि रिस्क के होने की जो संभावना होती है इवेंट से। करेक्ट आंसर बेटा, इवेंट, इवेंट के होने की संभावना है। रिस्क मॉडलिंग, मैट्रिक्स, रिस्क मैप, हीट तो पहले बाहर हो जाता है। ए और सी बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिस्क असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन में आते हैं, यू रिमेम्बर। रिस्क असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन में करेंगे हमने ये ए और सी पॉइंट। लेकिन जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, वो तो किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, वो इवेंट से हम कोरिलेट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने, लास्ट लेक्चर में जो हमने करा था, दैट वाज रिलेटेड टू द रिस्क असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो हमारे लिए रेलेवेंट वर्ड क्या था, आइडेंटिफिकेशन वर्ड। अब क्लियर हो गया सबको, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट।
If not, give the confirmation in the chat box so that we can wind up today's session. जी हाँ, अब करंट का एक क्वेश्चन आया है कि मैम मैप मैप जो है बेटा, वो जो हमने करा था लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट वाला, वो बेटा रिस्पॉन्स असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन में करा था ना, कि जब आप प्रायोरिटाइज करते हो, असेस करते हो, रैंकिंग करते हो, तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, जिसमें रिस्क मैक एक क्वालिटेटिव मेथड होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या वो हमें असेसमेंट या प्रायोरिटाइजेशन पूछ रहे हैं, या रिस्क का आइडेंटिफिकेशन जो स्टेप 1 होता है वो पूछ रहे हैं? क्योंकि वो अनदर स्टेप है, असेसमेंट और प्रायोरिटाइजेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे हैं, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका इवेंट को ढूंढना पड़ता है। अब क्लियर है जी? सो लेट मी जस्ट स्टॉप द